Good evening, everybody. Dear Principal Sir and my dear teachers. Today we are here to CBSE in-house training on the topic of teaching strategy in science. I am Manu Kumar, and today I have got the opportunity to express my thought on this topic, strategy in science teaching. तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी का मतलब समझेंगे। स्ट्रेटजी का मतलब होता है क्या? तो इसको हम बोलते हैं रणनीति। यानी कोई भी काम करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि अपने उस काम और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ऐसा ही है कुछ अपने बच्चों को अपने विचार और अपने सब्जेक्ट में या अपने विषय में आप जो सिखाना चाहते हैं वो आपके लिए एक चुनौती है, और उस चुनौती और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने विषय में स्ट्रेटजी बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी हम अपने बच्चों को अपने विषय में वो नहीं सिखा पाते जो हम चाहते हैं। स्ट्रेटजी शब्द जो है वो एक सैन्य विज्ञान से लिया गया एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले से उच्च स्तरीय बनाई गई योजना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। और टीचिंग में ये बहुत जरूरी है। अगर हम स्ट्रेटजी बना के अगर टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट को जो हम विषय ज्ञान देंगे वो विषय ज्ञान स्टूडेंट में परमानेंटली रह सकता है, बहुत दिनों तक रह सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसी सिचुएशन से रिलेटेड होती है तो हमको बहुत दिनों तक याद रहती है। यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि हम साइंस टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और वो बच्चों को लंबे समय तक स्मरण रहे, याद रहे हमारे द्वारा दी गई जो भी विषय वस्तु है। हमको ऐसा क्या करना होगा साइंस टीचिंग के दौरान? स्ट्रेटजी से एक और फायदा ये होता है कि हम अगर एक अच्छे रणनीति के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे और टीचर के बीच एक अच्छा रिलेशन बनता है। और सबसे जरूरी, मैं मानता हूँ कि सबसे जरूरी वही होता है, एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों के साथ मेंटली जो है ना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके। एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके बीच। टीचर के पास बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारा नॉलेज हो, अगर स्टूडेंट उससे मेंटली कनेक्टेड नहीं है तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो रणनीति बना के अगर हम करते हैं तो हम एक अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। स्ट्रेटजी से एक और फायदा होगा कि अगर आपकी रणनीति अच्छी है तो आपके क्लास में डिसिप्लिन बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना किसी रणनीति के क्लास में चले जाते हैं और कोई विषय वस्तु उठा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चे अनडिसिप्लिन रहते हैं। तो हमें पहले से एक रणनीति बनानी चाहिए। और एक और बात, ये केवल साइंस के लिए नहीं है, यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो केवल साइंस में इस चीज का यूज नहीं करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी रणनीति, जो भी स्ट्रेटजी बताई जाएगी वो मुझे लगता है कि वो हम हर एक सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, वो एक कॉमन चीज है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज के जो वर्तमान परिस्थिति में है, जो हम जी रहे हैं, यहाँ पे साइंस का बहुत ही महत्व है। हमारे वरुण सर इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आज की वर्तमान परिस्थिति में साइंस का महत्व और उनके विचार से क्या लगता है, उनके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि साइंस का महत्व कितना है। दरअसल में सर, साइंस का बेशक हम लोग के जीवन में महत्व है, लेकिन जहाँ तक मैं अपना विचार बताना चाहूँगा
कि साइंस एक तरफ से हमें तमाम सुविधाओं को तो प्रदान किया, पर कहीं न किसी दृष्टिकोण से हमें अपंगु बनाने में भी कोई कसर नहीं उठा रखा। पहले मानव अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके तमाम गणितीय गतिविधियों को पूरा करता है, पर आज वो पूर्णतः कैलकुलेटर, आजकल मोबाइल में भी उसका प्रयोग हो रहा है, तो ये गतिविधियां वो कम कर दे रहा है। और भी देखा जाए सामाजिक दृष्टिकोण पर भी इसका काफी असर पड़ा है। एक तरफ जो है कई दिनों के कार्य को आपके विज्ञान ने ऐसी तकनीक को लाया जिससे वो पूरा कर देता है। जैसे एक रोड को ही बनाना है तो एक मशीन कुछ घंटों में ही उस कार्य को आसानी से पूरी कर देती है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो न जाने कितने घरों को भूखमरी का शिकार बना दिया। तो उन लोगों का पालन पोषण कैसे हो, इसका भी ध्यान रहना चाहिए। तो विज्ञान के महत्व के साथ साथ इसके दुष्प्रभाव भी काफी देखने को प्रतीत होते हैं। विज्ञान में इसका भी निदान होना चाहिए, और विज्ञान इसका निदान अगर हो सकता है तो फिर राय सहर्ष स्वीकार होगी, अन्यथा वैसा विज्ञान स्वीकृत। चलिए आपके सामने में एक छोटा सा प्रसंग रखूंगा। आप यहाँ पे सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, इस बात पे विचार कीजिए। एक गांव में एक परिवार आता था। वो गांव बहुत ही हॉट क्लाइमेट में था, बहुत गर्मी होती थी वहाँ पे। पानी रखो नल से निकाल के 20 मिनट में गर्म हो जाता है। उस गांव में जो परिवार रहता था, उस परिवार का जो मुखिया था, उस परिवार का जो सदस्य था, वो एक ऐसे ऑफिस में काम करता था कि उसको रोज सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ता था और शाम को रात 9 बजे आना पड़ता था। उसके अलावा उस परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो परिवार के बाकी सभी चीजों की देख रेख करे। तो वो अपने घर के लिए जो राशन खरीद के लाता था, सब्जी खरीद के लाता था, उसको 5 दिन 6 दिन का सब्जी खरीद के एक ही दिन रखना पड़ता था। लेकिन हॉट क्लाइमेट होने की वजह से वो 5 दिन की सब्जियां जो खरीद के लाता था 2 दिन में ही सूख जाती। तो उसने क्या किया, वो बाजार में गया, फ्रिज खरीद के लेके आया। आपके घर में फ्रिज है, बताइए कितना यूज करते हैं? सर वैसे तो मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रियन 12, प्रियन 22 और मैप्रान 134 एक ऐसी विषैली गैस है जो हमें ही नहीं बल्कि ओजोन लेयर को भी समाप्त करती है, जिससे हम जनमानस का जीना स्वाभाविक ही नहीं है। ठीक है सर, शायद आपने मेरी बातों को गौर से नहीं समझा। मैं ये नहीं करता, विज्ञान आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, लेकिन आप एक मनुष्य हैं, आपके पास चेतना है। आप ये सोचिए, जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से आप 100 काम कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल फोन से केवल बात ही करना है तो आप 20,000 का मोबाइल फोन उठा के लेके आए, आपने विज्ञान को आविष्कार बनाया। अगर आप सिर्फ ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खरीद के लेके आए, आपने विज्ञान को आविष्कार बनाया। अगर विज्ञान आपको कोई सुविधा देती है और आप उस विज्ञान की सुविधा का 80% उपयोग करने के लायक हैं, तो ही अपने घर लेके आए। आपने विज्ञान को पूंजीवाद बना दिया और ये आपने बनाया। अगर मान लीजिए मैंने पंखे का आविष्कार किया, आप बोलते कि चलो तुमने आविष्कार किया तुम ही रखो, हमको जरूरत नहीं। एक साइंटिस्ट लैब में एल्कोहल बना दिया, शराब, हम कटोरा लेके पहुंच गए, हमें भी दो, हमें भी दो, और कल ही हम भी बोले अभिशाप है, तुमने बनाया। हमने बनाया अभिशाप नहीं सर, टॉपिक तो हमने अभिशाप बनाया। तो विज्ञान अभिशाप नहीं। विज्ञान का असली मतलब है, वी का मतलब होता है विकास, और ज्ञान यानी वैसा ज्ञान जो हमें विकास की ओर लेके जाए उसको बोलते हैं विज्ञान। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हमें विकास की ओर लेके जाता है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो विनाश होगा। एटम बम बनाना क्या विकास का काम है? एटम बम बनाना विकास का सर काम नहीं है। जैसे विज्ञान ये बोलता है ना कि प्रकृति में जो भी घटना है उसके बारे में आप जानें। प्रकृति में जो भी घटना है उसके बारे में आप जानें। जैसे आप मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है ना, हम सांस क्यों ले पा रहे हैं, हम कैसे सांस ले पा रहे हैं, इसका सवाल कहाँ से, इसका जवाब कहाँ से आएगा?
कि टोटल वो आर्टिफिशियल हम वेंटिलेटर पर बैठ करके उससे सांस लेना नहीं, सांस रोगी जैसे रहना हो गया। अभी नहीं सर, अभी इस कमरे में आप सांस ले पा रहे हैं, साइंस ये कहता है अगर मान लीजिए आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाया जाए, जैसे आपको हिमालय की चोटी पे लेके जाया जाए, तो वहाँ पे आप सांस नहीं ले पाएंगे। इसका जवाब क्या देंगे आप? किस आधार पे? यहाँ पे आप रूम में बैठे आसानी से सांस ले पा रहे हैं, अगर आपको अभी हिमालय की चोटी पे लेके जाया जाए तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। अगर ये सवाल किसी बच्चे के मन में विचार में आता है तो उसको आप किस मेथड से समझता है, क्योंकि हायर एटीट्यूड पे प्रेशर लेवल कम हो जाता है, को एडॉप्ट कर लेता है। क्या एडॉप्ट कर लेता है? मतलब उस वातावरण में उस वातावरण को एडॉप्ट कर लेगा। गैस हमें ऐसा ज्ञान देता है जो हमारे लिए विकास के रास्ते खोलता है। तो सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले साइंस टीचिंग के लिए अगर कोई टीचर अपने क्लास में जाता है तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट मैप बनाया है जिसमें हम इस पूरे डिबेट में इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्लानिंग एंड एटीट्यूड पे डिस्कस करेंगे। फिर एक 5 का एक कंसेप्ट है जिसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवेलुएट है। फिर साइंस में हम जानते हैं कि एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साइंस में टीचिंग के अलावा सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट मिलता है तो एक्टिविटी से मिलता है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक्सर्शन फॉर डेवलपिंग साइंस अंडरस्टैंडिंग। एक्सर्शन का मतलब होता है कि हम साइंस को बेहतर तरीके से समझाने के लिए बच्चों को क्लासरूम से बाहर लेके जाए, जैसे जू में लेके जाए। साइंस में जैसे हम किसी चिड़िया के बारे में या फिर किसी जानवर या फ्लोरा या फौना के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को जू में लेके जाए, वहाँ तो वैसा इन्वायरमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं जो क्लास में वो इन्वायरमेंट नहीं होता। जैसे हम प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को फील्ड में लेके जाए जहाँ पे प्लांट्स हो, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। केस स्टडी, मिनी कॉन्फ्रेंस एंड प्ले। साइंस पढ़ाने के बाद से हम बच्चों में एक मिनी कॉन्फ्रेंस रखें ताकि बच्चे आपस में अपने विचारों का साझा कर सके, बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सके, एक प्रेजेंटेशन हो जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड के साथ अपने नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कहते हैं ना कि टीचर जो होता है ना वो पूरे शिक्षा पद्धति का सेंटर होता है, यानी सिखाने की जो भी प्रक्रिया है वो एक टीचर के पास से ही आएगी। तो टीचर पूरे शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होगा। अब एक टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाने से पहले उसको उस सब्जेक्ट में बेहतर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम अगर किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं और हमारे पास उस विषय वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं है, हम कैसे बच्चों को समझा सकते हैं? एक यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा एक कोट्स है, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, यू नीड एक्सपीरियंस टू गो विद विजडम। यानी केवल नॉलेज अगर आपके पास है, यानी इंफॉर्मेशन ले लिए, नॉलेज आप बढ़ा लिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप टीच कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना एक्सपीरियंस है। सच पूछे तो मेरा मानना है कि एक गुड टीचर किसी सब्जेक्ट का, वो टीचर नहीं, वो सब्जेक्ट का स्टूडेंट होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आपको अपने पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट का विद्यार्थी बना रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक गुड टीचर नहीं। तो सबसे जरूरी यह है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसे गुड टीचर नहीं होगी, एक्सप्लेन करिए। जैसे होता यह है कि समय के साथ हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के हर एक क्षेत्र में, जैसे साइंस में तो सबसे ज्यादा समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। अगर हम समय के साथ अगर अपने सब्जेक्ट में अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो हम उस बदलाव से वाकिफ नहीं रहेंगे और हम बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे सकते जो वर्तमान में जरूरी है। तो इसलिए हमको अपने सब्जेक्ट में निरंतर अभ्यास करते रहना है, अपने सब्जेक्ट को निरंतर पढ़ते रहना है, ताकि जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों से हम अवगत रह सके और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए।
तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है बहुत मैटर करता है किसी टीचर के लिए। अगर वो बेस्ट और अपना अच्छा देना चाहता है तो उसको उस सब्जेक्ट में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसका एक और फायदा होता है कि जब हमको अपने सब्जेक्ट में बेहतर जानकारी होती है तो स्टूडेंट हमसे प्रभावित होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट में कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे उस टॉपिक से हटके कहीं और से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी एक समस्या से दूसरे समस्या पे जाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज है बेहतर। तो हमें कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने से पहले उस कंसेप्ट से रिलेटेड हर एक चीज का नॉलेज रखना है, उसको बढ़िया से पढ़ लेना है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट अगर बाहर से भी कुछ पूछता है तो हम बता सकें और हम उसको समझा सकें। शिक्षक को चाहिए वो अपने विषय में जो भी पढ़ाए, जो भी अपने विषय में जो भी तथ्य या कंसेप्ट पढ़ाए, सबसे पहले उसको इन बातों से अपने से खुद जांच कर ले कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या हमने सही से उसकी तैयारी की है कि नहीं। क्वेश्चन एनालाइज करें, खुद से सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाए उस टॉपिक से जो बच्चों से पूछा जा सके, बच्चों की क्षमता के अनुसार क्वेश्चन सेट करें ताकि पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन बच्चों से कर सके। तो सबसे पहला जरूरी काम है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक लाइन है किसी व्यक्ति की कि एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शारीरिक हित के लिए खतरनाक होता है। सेम वैसा ही विदाउट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर आप अपने बच्चों के मस्तिष्क को विकृत करेंगे और उनके विकास में रुकावट बनेगी। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए ताकि हम बच्चों को बेहतर दे सकें और बच्चों को विकसित कर सकें। नेक्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग यहाँ पे मैंने एक कोर्स डाला है, एक लाइन का कोर्स है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि और मैं समझता हूँ कि ये एक लाइन बहुत ही डीप सेंस रखता है। पढ़ के एक बार देखिए, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने योजना नहीं बनाई यानी आपने खुद असफल होने की योजना बनाई। अगर आपने किसी काम की योजना नहीं बनाई है यानी आपने खुद के असफल होने की योजना बनाई है। फेलिंग टू प्लान, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए यानी आपने फेल होने का प्लान बना लिया, आप असफल रहेंगे। तो अगर आप क्लास में जाने से पहले प्लानिंग नहीं करते, इसका मतलब क्लास में जाके आप टीचिंग में फेल होने वाले हैं। प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हमको बच्चों के पास जाके, बच्चों के सामने जाके अपने थॉट को और अपने विषय वस्तु को कैसे बच्चों को समझाना है, इसकी प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग की कुछ टिप्स और कुछ टर्म्स पे हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग करते समय हम अपने बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखें कि हमारे क्लास में जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ना, उन बच्चों की क्षमताएं कितनी हैं, वो कैसे समझ पाते हैं। अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सरल रखेंगे ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ सके। यानी हमको हमारे बच्चों की क्षमताओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की क्षमता कितनी है, उसके अनुसार हम प्लानिंग करेंगे। आप जो लेसन या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन अच्छे ढंग से दे। सबसे पहले बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक या कंसेप्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन बेहतर होना चाहिए, बच्चों में इंटरेस्ट हो जाए इंट्रोडक्शन। यानी आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए कि बच्चे इंप्रेस हो जाए और कंसेप्ट में इंटरेस्ट ले। तो इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, शुरुआत अच्छा होगा तो बाकी सब अच्छा होगा।
बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से करें, और उसके लिए आप तैयारी कर ले, पहले प्लानिंग कर ले कि हमको बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सप्लेन करते वक्त हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सप्लेन करते वक्त हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्दों के अर्थ बच्चों को नहीं पता होता। तो हम क्या करेंगे ना, पहले से चुनाव करेंगे इस चीज का कि हमको बच्चों को कोई टॉपिक समझाते वक्त कौन सी भाषा का स्तर कितना रखना है, ताकि बच्चे उस कंसेप्ट को आसानी से समझ सके। यानी हमारा एक्सप्लेनेशन जो होना चाहिए वो अच्छे ढंग से होना चाहिए, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। बच्चे ने जो सीखा उसका पता करने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे पता चल सके कि उसने क्या सीखा। प्लानिंग में हमारा एक्टिविटी भी होना चाहिए कि हमने जो सिखाया, साइंस में ये बहुत जरूरी है कि हमने जो सिखाया उसको किसी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों से जानने की कोशिश करें कि बच्चों ने उस टॉपिक या उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखा या नहीं सीखा। एक्चुअली में साइंस में हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास डेली लाइफ में जो रोजाना हो रही है, जो भी घटनाएं हैं वही है। साइंस में दूसरा कुछ नहीं है। जो भी भौतिक घटनाएं, फिजिकल हमारे आसपास, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल जो भी है घटनाएं है, साइंस वही है। साइंस अदर कुछ नहीं है। तो हमारे साइंस के हर एक टॉपिक का आपको एक्टिविटी मिल जाएगा, और एक्टिविटी अपने आसपास ही मिल जाएगा। हम एक ऐसे सरल एक्टिविटी का चुनाव करें जो हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड हो, और बच्चों के साथ वो एक्टिविटी करें ताकि बच्चों से पता चल सके कि उसने वो कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ा या नहीं पढ़ा। ऐसे क्वेश्चन बनाए हम जिससे आप जांच कर सके, चेक कर सके। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछें, उन्हें पेन पेपर पर लिखने के लिए भी बोले कि हमारे द्वारा दिया गया क्वेश्चन का आंसर, ताकि ये भी पता चले कि बच्चे आपकी बातों को समझ के उसको पेन पेपर से कॉपी पे लिख सकते हैं कि नहीं, उसको उतार सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बातों को सुन तो सही से लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं, कुछ लिख नहीं पाते, कुछ लिख पाते हैं, बोल नहीं पाते। तो हम दोनों करें, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे ओरली, ताकि ये पता चले कि वो समझा कि नहीं। जो ओरली नहीं बता पा रहा है हम एक बार रिटन भी देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरली नहीं बोल पाते, मौखिक रूप से जवाब नहीं दे पाते, लेकिन लिखित रूप से बेहतर जवाब दे देते हैं, ताकि ये पता चले कि किस बच्चे की क्षमता कितनी है। जो लिखित रूप से अच्छा जवाब दे रहा है उसको हम मौखिक रूप से और आगे प्रोत्साहित करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। जो मौखिक रूप से दे पा रहा है, लिखित नहीं दे पा रहा है, हम उसको लिखने पे प्रेशर देंगे, उसको लिखने पे जोर देंगे और उसको समझाएंगे। नेक्स्ट है एटीट्यूड। मेरा मानना है कि ये जो टर्म है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये साइंस ही नहीं ऑल सब्जेक्ट और सारे टीचर में ही आना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी मनुष्य के व्यक्तिगत आदतों को एटीट्यूड बोलते हैं। हमारी जो व्यक्तिगत आदत है वो एटीट्यूड। योर एटीट्यूड इज लाइक ए प्राइस टैग। ये एटीट्यूड आपका प्राइस टैग, जो आपकी कीमत दर्शाता है, जो आपका महत्व स्टूडेंट के नजर में, वो आपका एटीट्यूड है। इट शो हाउ वैल्यूएबल यू आर। आपका एटीट्यूड ही बताता है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। तो हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए, यानी हमारा नजरिया जो होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड इफेक्टिव और इंप्रेसिव नहीं है तो बच्चे हम पे हावी हो जाते हैं, और ये बहुत टीचर फेस करते हैं। बच्चे शोरगुल करने लगते हैं, क्लास में शांत नहीं हो पाते। इसका मेन रीजन यही है कि टीचर का एटीट्यूड सही नहीं है। अगर बच्चे आपके क्लास में शोरगुल कर रहे हैं और शांत नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप गलत एटीट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे एटीट्यूड का यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब ईगो से मत ले लीजिए। एटीट्यूड का मतलब कि गए और गुस्सा होके मार दिए, उसको बोलेंगे कि वो अच्छा एटीट्यूड है। नहीं, वो अच्छा एटीट्यूड है।
एटीट्यूड का मतलब कि हम ऐसा नजरिया और ऐसा बिहेवियर रखें जिसमें बिना किसी हिंसा के और बिना किसी बच्चे को मारे हम प्यार से बच्चों को शांत करा पाए, वो एक बेहतर और पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और ये बहुत जरूरी है किसी टीचर के लिए, और टीचर की पहचान ही उसकी एटीट्यूड होती है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो बच्चे आपसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे। बच्चों और आपके क्लासरूम में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। हमको अगर क्लासरूम में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो उसमें सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका एटीट्यूड। याद रखिएगा, हमें क्लासरूम में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, नॉट फ्रेंड। हमको क्लासरूम में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमको स्टूडेंट को फ्रेंड नहीं बनाना है। एक होता है ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, फ्रेंड बनाना है। कुछ टीचर फ्रेंड बना लेते हैं स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को दोस्त बना लेते हैं। नहीं, हमको दोस्त नहीं बनाना है, हमको एक पूरे क्लासरूम में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जो कि आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पॉसिबल है। जब आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वहां पे हर एक बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र रहेगा, डरेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने विचारों का साझा आपसे कर सकता है। अगर हमारा एटीट्यूड ज्यादा सख्त होगा तो बच्चा क्वेश्चन पूछने से डरेगा, वो अपने क्वेश्चन या डाउट को आपसे पूछ नहीं पाएगा। अगर बहुत ज्यादा सख्त एटीट्यूड रखते हैं तो इसलिए हमको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि बच्चे हमारे साथ अपनी भावनाओं को और अपने विचारों का साझा आसानी से अब बिना डरे इंडिपेंडेंटली कर सके। नेक्स्ट है 5 E's। ये कुछ टर्म्स है जो साइंस टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंगेज। इंगेज का मतलब होता है संलग्न होना या फिर काम पे लगाना, किसी को मतलब बिजी रखना। जब हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट हमारे टीचिंग प्रोसेस में इंगेज है कि नहीं। अगर वो इंगेज नहीं है, हमारे विषय वस्तु या फिर हमारे टीचिंग प्रोसेस में इंगेज नहीं है, तो फिर हमारे द्वारा पढ़ाया गया विषय वस्तु उसको बिल्कुल समझ में नहीं है, क्योंकि वो तो इंगेज है नहीं। तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि वो किसी दूसरी गतिविधि या किसी दूसरे एक्टिविटी में तो नहीं शामिल। हम अगर कोई विषय वस्तु कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और बच्चा किसी दूसरे एक्टिविटी में शामिल है तो वो कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। एक नेक्स्ट स्लाइड है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड आएगा और इसके लिए हम अंगद सर की हेल्प लेंगे। अंगद सर प्लीज। इस स्लाइड पे कुछ वर्ड्स लिखे गए सर, अपने ही जगह पे, अपने ही जगह। ये कुछ टर्म्स लिखे गए, इन कुछ वर्ड है, इन वर्ड को आपको पढ़ना है, जोर से बोल के पढ़िएगा। लिखा है वो तो सेब लिखा, सेब लिखा है। हाँ, कुर्सी, हाँ, पतंग। थैंक यू, बैठ। अब एक बात आप लोग भी गौर कीजिएगा और अंगद सर भी। अंगद सर ने यहाँ पे जो सब पहला सेब पढ़ा, तो मैं अंगद सर से पूछना चाहूंगा कि अंगद सर जब आपने सेब पढ़ा तो आपके मस्तिष्क में किस चीज की छाया चित्र बनी, यानी एक इमेजिनेशन किसका है? सेब का? पहले तुमने ये लगा कि गलत लिखा है, बहुत नहीं होता बहुत। सर वही होता, मुझे लगता है शायद हिंदी टीचर से मैं पूछूं, सर वह होता है कि वही होता है? वही होता सेब होता है, सेब सेब नहीं, मुझे तो नहीं सेब लगता। होता है। सेब होता है कि सेब होता है? तो सेब वही पढ़े आप।
कई सारे बोलने पे मतलब होता है कि हाँ एक दूसरे से फिर जाते जाते वो डिफरेंट हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड। आई थिंक कि बहुत चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर सर चलिए अगर मान लीजिए हुआ है या फिर हुआ, आपने जब सेब पढ़ा तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में संतरे का इमेज बना? जब आपने कुर्सी पढ़ा, वही स्पेशल जो हाँ। है सेव, अगर यहाँ पे बैठे अगर बाकी लोगों ने भी इनकी बातों को सुना होगा या फिर यहाँ पे जो भी पढ़ा होगा, अगर आपने जब पतंग पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में पतंग का इमेज बना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसी शब्द का ही छाया चित्र बनता है। अगर हम अपने स्टूडेंट को अगर किसी कंसेप्ट या विषय वस्तु के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि उसके दिमाग में बनाया गया वो काल्पनिक छाया चित्र है किस चीज का। अगर हम शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर उसने गधे का छाया चित्र दिमाग में बना रखा है, आप लाख एक्सप्लेनेशन कर लीजिए वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। कैसे पता चलेगा कि शेर का चित्र बनाया है? तो सबसे पहले हम अपने विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन देंगे इस तरीके से ताकि हम वो इमेजिनेशन वो छाया चित्र बच्चों में बना सकें। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहला काम आपका इंट्रोडक्शन एकदम इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आप एक छाया चित्र बच्चों के दिमाग में फिट कर पाए, तब बच्चे आपके विषय वस्तु में इंगेज रहेंगे। स्लाइड पहले से नेक्स्ट है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना, पता लगाना। एक अच्छे टीचर को चाहिए कि वो टीचिंग करते समय समय पे ये बात को पता लगाते रहे कि उसका बच्चा जो है वो एक्चुअली में उसके साथ है, यानी उसके साथ जुड़ा है, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इस बात का हमको लगातार पता लगाते रहना चाहिए। और ये पॉसिबल है कि हम बीच बीच में कंसेप्ट जब भी पढ़ाएं, हम बीच में उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट पढ़ा रहे उससे रिलेटेड कुछ बातें बच्चों से पूछते रहे ताकि बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हैं। हम होता क्या है ना कि कभी कभी हम किसी टॉपिक को एकदम लगातार पढ़ाने लगते हैं, अब फिर बच्चा धीरे धीरे पीछे दूसरी एक्टिविटी में लग जाता है। तो हमको क्या करना है ना, हमको लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाना नहीं। अगर 35 मिनट्स का पीरियड है तो हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हमने 5 या 7 मिनट लगातार एक्सप्लेन किया तो उसके बाद से छोटा सा ब्रेक लेके किसी बच्चे को उठा के कुछ पूछ देना। इससे क्या होगा ना कि बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे हमेशा। अब आप लगातार अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप ही करते जा रहे हैं लगातार 20-25 मिनट तक, डेफिनेट है कि आपकी क्लास में से कुछ बच्चे दूसरी गतिविधि में शामिल हो जाएंगे। तो समय समय के साथ इस चीज को एक्सप्लोर करते रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक्सप्लोर से एक और फायदा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपना पूरा अटेंशन दे रहा है और आपने जब उससे क्वेश्चन पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाया। तो इससे एक और बात पता चल जाएगा कि बच्चे ने तो अटेंशन दिया लेकिन वो समझ नहीं पाया, यानी मुझे फिर से टॉपिक को दोबारा दोहराना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है तो आप उसको दोबारा समझें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। हमने जो बच्चों को बताया या फिर हमने जो बच्चों को सिखाया उसका स्पष्टीकरण करना होगा, यानी उसका एक्सप्लेन करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा। और साइंस में एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हर एक कंसेप्ट, हर एक तथ्य से संबंधित बहुत सारे तथ्य होते हैं। कोई भी तथ्य, साइंस में कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो सिंगल का मतलब कि एक ही हो। उससे रिलेटेड यानी एक तथ्य को समझने के लिए आपको बहुत सारे तथ्यों को एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बच्चों को सॉलिड के बारे में पढ़ा रहे हैं, साइंस में सॉलिड के बारे में हमने पढ़ाया, सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई, तो मैं
मैंने बोला बच्चों से कि सॉलिड की प्रॉपर्टी उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो बच्चा ये जानने के लिए उत्सुक होगा कि सर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। हम तो पढ़ा रहे थे सॉलिड, तो बच्चों को वहां भी ये बताना जरूरी है और हम बताएंगे एक शॉर्ट टर्म के लिए ही, बस उसकी जानकारी के लिए भी, बस उसकी जिज्ञासा के लिए ही हमको ये तो बताना ही पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। अब हम तो ये नहीं कह सकते ना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स तुमको नहीं पढ़ना है। हम भले ही सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला और किसी बच्चे ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की और पूछा हमसे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, देन आपको बताना है। आप ये नहीं कर सकते कि ये हम दोबारा पढ़ेंगे या फिर कहीं और पढ़ेंगे। तो हमें अपने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा पूरी तरह से। अगर स्पष्टीकरण करते वक्त अगर आपको उस विषय वस्तु से हटना है तो हटना है, आपको जाना पड़ेगा हटके, आपको दूसरे विषय वस्तु पे जाना पड़ेगा। तो स्पष्टीकरण चाहे कैसे भी हो, आप अगर बेहतर ढंग से करते हैं तो बच्चा उस तथ्य को लंबे समय तक याद रखेगा और वो तथ्य को आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट है इलाबोरेट, यानी विस्तार में बताना। दोनों एक ही है, एक्सप्लेन एंड इलाबोरेट। इसमें इसका मतलब एक अच्छे एक्सप्लेनेशन से है। हमें तथ्यों को विस्तार में बताने का मतलब कि उससे जुड़ी हर एक पहलू को बताना, छोटी से छोटी चीज को भी, उससे जो जुड़ी है उन छोटी से छोटी चीजों को भी बताए। जो भी घटना हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़ाते हैं या समझाते हैं, उनमें कोई भी घटना अगर रिलेटेड है उसको डिस्कस करें। अगर हमारे पास समय नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस प्रॉब्लम से भी जुड़ जाते हैं। हम हर एक प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय कम होता है। पीरियड में हमको 35 या 40 मिनट का पीरियड है और हमारे पास एक लक्ष्य है, टारगेट है कि हमको इतना पढ़ाना है। हमने अपने लेसन प्लान बनाया है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमको इतना पढ़ाना है और हमें लगे ऐसा कि अगर हम इसको इलाबोरेट करते हैं तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारा समय कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। यानी यू मस्ट हैव प्लान बी होना चाहिए। लेसन प्लान का मतलब ये नहीं कि एक प्लान हो गया हमारे पास तो अब इसको बदला नहीं जा सकता, नहीं बदला जा सकता। एक अच्छे टीचर के पास एक नहीं 2 प्लान होने चाहिए कि जब वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है वहाँ पे उसके पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो इस बात से कि हमारे पास समय नहीं है, इस वजह से हम स्पष्टीकरण या विस्तार से नहीं समझा पाए, ये बात गलत है। हमें समझाना है। अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो हम अपना प्लान भी तैयार रखें, लेकिन हर एक पहलू को, हर एक तथ्य को इलाबोरेट करना है। नेक्स्ट है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इस बात की जांच करना। आपने जो स्टूडेंट को पढ़ाया सिखाया उसको उसका इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएशन करने से ये पता चलेगा कि हमने जो बातें बताई बच्चों को, बच्चों ने उसे कितना समझा, कितना सीखा। इसके लिए हमें एक क्वेश्चन का पैटर्न सेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम खुद सेट करेंगे। हम जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु से बहुत सारे क्वेश्चन में होते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन चुनेंगे और बच्चों को उन क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट है हैंड ऑन एक्टिविटी। हैंड ऑन एक्टिविटी यानी व्यवहारिक ज्ञान, यानी ये क्लासरूम की बात अब नहीं होगी यहाँ,
यहाँ पे बात होगी व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि मतलब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स, जैसे हैंड ऑन एक्टिविटी का एक बेहतर एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ये बच्चों के मानसिक विकास में मदद करता है और इससे स्टूडेंट में एक्सपीरियंस होता है, अनुभव आता है। जैसे मैं पहले भी एक बार डिस्कस किया, लेकिन इस बार थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि हम साइंस में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को प्लांट्स के पार्ट पता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड पे एक प्लांट का फिगर ड्रॉ करते हैं, उसमें लीव्स बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं, रूट्स बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं और बच्चों को पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन अगर हमारे पास अगर ये सुविधा है और हमारे पास अगर समय है तो हम बच्चों को ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं। ग्राउंड में ले जाके प्लांट्स के बारे में और पार्ट को दिखाए तो वो व्यवहारिक ज्ञान हुआ, यानी वहां पे बच्चा उस चीज से जो है उससे रूबरू हो, उसको एक दूसरा अनुभव हो और बच्चे को वो लंबे समय तक याद भी रहेगा। जब किसी घटना के साथ या फिर किसी सीख के साथ कोई ऐसी घटना जुड़ी होती है ना, तो हमको वो लंबे समय तक याद रहता है। अब बच्चे से अगर हम कुछ समय बाद अगर पूछेंगे भी प्लांट्स के पार्ट बताओ, तो वो सबसे पहले पार्ट्स के नाम नहीं याद करेगा अपने दिमाग में। वो सबसे पहले कहेगा कि ये जब टॉपिक पढ़ाया गया था तो हम ग्राउंड में गए थे, सर हमको ग्राउंड में ले गए थे, फिर उसको ग्राउंड की सारी बातें याद आने लगेंगी। अच्छा, आप में से किसने फेसबुक चलाने के लिए ट्रेनिंग ली है? फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए आप में से कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली? जब आया था तब तो ट्रेनिंग ली थी हम लोग। हाँ। वो जब लाकर लिए हुआ 9 में तो पक्का ट्रेनिंग ली थी। हम लोग सब यहाँ स्कूल था, ये चलाते थे। आज हमारे बच्चों को, हाँ, जो बच्चे छोटे हैं उनको सोशल मीडिया चलाने के लिए फेसबुक, इसके लिए कोई मोटिवेशन किसी ने दिया है? किसी पेरेंट्स ने ये लो बेटा मोबाइल लो चलाओ, फेसबुक चलाना चाहिए, 1.5 GB डाटा खत्म करना है, ऐसा मोटिवेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो चलाते हैं। देखिए, जब इंटरेस्ट हो ना तो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको किसी काम में अगर दिल से इंटरेस्ट है, मोटिवेशन का एक वर्ड नहीं चाहिए। हाँ, उसी को मोटिवेशन बोलते हैं। तो बच्चे को अगर इंटरेस्ट है, तो अगर हम बच्चे के एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बना दें, उसको ग्राउंड में लेके जाए और ग्राउंड में ले जाके प्लांट्स के बारे में बताएं, तो इंटरेस्टिंग होगा। और जब इंटरेस्टिंग होगा ना, तो फिर उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से याद कर सकता है, समझ सकता है बातों को। इसके लिए नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है थिंक पेयर शेयर। इसको शॉर्ट में हम इस स्ट्रेटेजी को शॉर्ट में TPS बोलते हैं, थिंक पेयर एंड शेयर। और साइंस में यूज होने वाला ये स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल है। इसका मतलब ये होता है ना कि हम बच्चों को, जैसे टीचर के द्वारा कोई एक टॉपिक बच्चों को दिया जाए साइंस से रिलेटेड, हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया और बच्चों को वो टॉपिक दिया, बच्चे क्या करेंगे, उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो टीचर के द्वारा दिए गए। हर एक बच्चा उस क्वेश्चन के बारे में विचार करेगा और अपने विचार और अपने अनुभवों के आधार पर वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा। और सभी बच्चों को एक ग्रुप में बिठा के अब फिर बोला जाएगा कि वो अपने आंसर को एक दूसरे के साथ साझा करें, यानी शेयर करें। यानी एक ही क्वेश्चन
का आंसर तुमने क्या लिखा, अब अपने आंसर को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करो और देखो उसने उसका आंसर क्या लिखा। इससे क्या होता है ना कि एक ही समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित होती है बच्चों में, कि एक ही चीज को अलग अलग, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से अपने माध्यम से देंगे, तो उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से सोचा होगा। हर एक बच्चे का दृष्टिकोण अपना होता है, तो उनको अगर जब वो अपने आप में अपने आंसर को, अपने विचारों को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो अलग अलग दृष्टिकोण सामने आएंगे। टीचर को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो सभी बच्चों के आंसर, सभी बच्चों के उत्तर जो भी दिए हो, उसके अलावा टीचर को भी अपना एक दृष्टिकोण देना चाहिए, ताकि बच्चों में ये समझ में आ सके। देखिए साइंस में सबसे जरूरी होता है रेफरेंस पॉइंट। आपको इसका बेहतर एग्जांपल देते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। जैसे अभी हम यहाँ पे कमरे में बैठे हुए हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हम विराम की स्थिति में यानी रेस्ट में। आपको क्या लगता है कि हम रेस्ट में हैं? बस जो रोड पे गाड़ियां चल रही है उसको बोलेंगे गति में, मोशन में। हम लोग रेस्ट में, हाँ हम लोग रेस्ट में हैं, सही है। लेकिन अभी कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए अंगद सर आप चांद पे चले गए, ठीक है, और चांद से आप अगर हमको देखे यहाँ पे खड़े हुए, तो आप बोलेंगे कि मैं मोशन में हूँ, यानी मैं गति में हूँ। अर्थ रोटेट कर रही है, उसके साथ हमारी ये बिल्डिंग भी रोटेट कर रही है, उसमें हम भी रोटेट कर रहे हैं। यानी देखिए यहाँ से अंगद सर हमको देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर आप रेस्ट में हैं, आप विराम में हैं, लेकिन वही अंगद सर अपने जगह से अगर दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमको बोलेंगे कि सर आप मोशन में। इसी तरह एक ही बस में बैठा हुआ 2 आदमी जो आमने सामने सीट पे बैठा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन एक तीसरा आदमी जो रोड के बाहर खड़ा है उसके लिए दोनों मोशन में है। तो साइंस में दृष्टिकोण सबसे मायने रखता है। आप एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो साइंस की परिभाषा बदल जाएगी, तथ्य की परिभाषा बदल जाएगी। तो इसके लिए थिंक पेयर शेयर साइंस में ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दें, उनको बोले कि वो अपने विचार और अपने अनुभवों के आधार पे उत्तर लिखें और अपने उत्तर का साझा एक दूसरे से करें, ताकि अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने समझने की शक्ति उसमें उनमें विकसित हो। नेक्स्ट है एक्सर्शन फॉर डेवलपिंग साइंस अंडरस्टैंडिंग। एक्सर्शन का मतलब होता है ना भ्रमण कराने, यानी बाहर लेके जाए। यहाँ पे कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ गतिविधियाँ, जैसे हम अगर बच्चों को एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में बता रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बता रहे हैं, तो हम उनको एक ऐसी जगह लेके जा सकते हैं उस एनवायरनमेंट में, जैसे जू हो सकता है, चिड़ियाघर में लेके जाए, उनको जानवरों को दिखाएं। तो देखने से उनमें जो सीखेंगे शायद हमारे बताने से बेहतर होगा। हम वहाँ पे भी जाकर उनको दिखा के बताएं, वो एक इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे आसानी से समझ भी सकेंगे। तो इसके लिए हम एक्सर्शन कर सकते हैं। एक्सर्शन यानी बच्चों को कहीं दूर लेके जाएं, ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जो साइंस से रिलेटेड हो, या फिर ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। हम किसी भी सब्जेक्ट में ये कर सकते हैं। अगर हम एसएसटी पढ़ाते हैं तो एसएसटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको दिखाया जा सकता है बच्चों को बाहर ले जाके। तो हमें नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, बेहतर तरीके से बच्चों को समझाने के लिए एक्सर्शन करना चाहिए, बच्चों को भ्रमण कराना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे म्यूजियम ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को ले जाना। हिस्ट्री बताने के लिए, हिस्ट्री को समझाने के लिए बेहतर तरीके से हम बच्चों को म्यूजियम का भ्रमण करा सकते हैं। हाँ, तो ये टाइम टू टाइम समय
समय करते रहना चाहिए ताकि बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करें उस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है मिनी कॉन्फ्रेंस। मिनी कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि एक साइंस टीचर को चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट को जब पढ़ा दे, अपने विषय वस्तु को जब पूरी तरह से पढ़ा दे, तो एक मिनी कॉन्फ्रेंस रखे। मिनी कॉन्फ्रेंस में होगा क्या, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अच्छा है, ये मतलब बहुत कम यूज होता है, लेकिन मैं जब क्लास 9-10th में था तो मैंने किया था और मुझे लगता है कि मैंने जो उस टाइम फील किया था जब मैंने ये किया था तो एक अच्छा अनुभव था वो, और मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट को होना चाहिए वो अनुभव। जैसे अभी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, एक पीपीटी बना रहे हैं हम, और उस पीपीटी के माध्यम से आपको हम उन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं। उनको एक टॉपिक दिया गया साइंस में, जैसे उनको एक टॉपिक दे दिया गया सॉलिड, तुम जाओ सॉलिड के बारे में पीपीटी बनाओ, सॉलिड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड के एग्जांपल्स वगैरह, ऐसे करके एक शॉर्ट मिनी कॉन्फ्रेंस तैयार करें वो, और मिनी कॉन्फ्रेंस तैयार करें, उसमें कुछ क्वेश्चंस तैयार करें खुद से, और ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का हो। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब उसका कॉन्फ्रेंस जो है 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाए, यानी वो एक प्रेजेंटेशन दे, वो सॉलिड के बारे में बताए अपने क्लास के बाकी बच्चों को, उसका डेफिनेशन समझाए, उसका एग्जाम्पल बताए, उसकी प्रॉपर्टी बताए, और उसके बाद से उसी स्टूडेंट के द्वारा 10 क्वेश्चन भी बनाए जाए। क्वेश्चन टीचर को नहीं देना, क्वेश्चन स्टूडेंट को देना। एक आइंस्टीन का कहना है ना कि वो ही स्टूडेंट सही साइंस का स्टूडेंट है जो खुद का क्वेश्चन सॉल्व करता हो, यानी क्वेश्चन भी खुद बनाता हो, सॉल्व भी खुद करता हो। एक सही साइंस का स्टूडेंट वही होता है। इससे क्या होगा ना, बच्चों को क्वेश्चन बनाने भी आएंगे, यानी क्वेश्चन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एनालाइज करना है, तो बच्चों के द्वारा ही 10 क्वेश्चन बनाए जाए, और वो 10 क्वेश्चन बाकी सभी बच्चों से, क्लास में बाकी सभी बच्चों से पूछे। अगर बच्चों ने जवाब दिया तो बताए कि जवाब सही है, अगर बाकी बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। इससे बहुत फायदे होंगे कि जो बच्चा वहां पे सामने रिसोर्स पर्सन की तरह खड़ा रहेगा, उसमें एक लीडरशिप आएगा, और वो उस टॉपिक को तैयार करने में समय लगाएगा, जिससे वो टॉपिक हमेशा के लिए उसके दिमाग में रहने वाली। तो ये मिनी कॉन्फ्रेंस होता है, एक पीरियड में ही ये हो सकता है, 10 से 15 मिनट तक प्रेजेंटेशन हो, और 10 से 15 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट वो बच्चा अपने बाकी सहपाठियों क्लासमेट से सवाल पूछे अपने द्वारा जो उसने बनाया है, और उसके जवाब दे। ऐसा करने से उसको वो टॉपिक और उस विषय वस्तु का ज्ञान अच्छी तरह से रहेगा। That's all. Thank you.